ही खुशी की बात है कि आप इस क्षेत्र के दूर दूर से और कई बिरादरियों के, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे क्षत्रिय समाज के हों, चाहे चौधरी समाज के हों, कुशवाहा समाज के हों, बघेल समाज के हों, सभी बिरादरियों के लोग आज इस सभा में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले आज आप लोग जो आए हुए हैं हमारे बीच में, और जो हमारे बहुत सारे साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है। आप देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पे चारों ओर जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, नजर नहीं आती, उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। हर तरफ बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। जितना ज्यादा हमारा कार्यकर्ता, ये जितने भी लोग हमारे इधर बैठे हैं, इधर हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी का कारवां आगे बढ़ रहा है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का कारवां क्यों आगे बढ़ रहा है? राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन लोगों की समझ में राजनीति नहीं आती वो लोग कहते हैं कि अरे बहन जी क्या कर रही हैं, बहन जी तो निकलती नहीं है। तो उन लोगों की इस समय बोलती जबान बंद हो गई है। आदरणीय बहन जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है और जिस तरीके से लगातार अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाती हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देश देती हैं, और 24 घंटे आप मीडिया खोल के देखो, ऐसे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं कि सारी दूसरी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे के सारे नेता आज माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं कि बहन जी तो, ये लग रहा था कि बहन जी तो कुछ इधर कुछ कर नहीं रही, लेकिन बहन जी ने तो सारा तख्ता ही पलट दिया, सारा माहौल ही बदल दिया। तो ये माननीय बहन जी ने जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले आपने ये ट्वीट देखे होंगे। इसमें ट्वीट में जो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मुरादाबाद में जो हमारे जो गंदी मानसिकता के लोग, दूषित मानसिकता के लोग, जो आदरणीय बहन जी ने पार्क बनाए थे, गौतम बुद्ध पार्क बनाए थे, चाहे वो कानपुर का था, चाहे मुरादाबाद का, जो गलत किस्म के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि भाई इस समय बहन जी का शासन तो है नहीं, कोई क्या हमारा बिगाड़ लेगा, तो उन्होंने उस पार्कों पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो आदरणीय बहन जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, न कोई सड़क पे आंदोलन किया, न कोई धरना दिया, न कोई प्रदर्शन किया, केवल मात्र एक ट्वीट किया, जिसको कहते हैं कि बहन जी क्या कर रही हैं। बहन जी के ट्वीट में इतनी बड़ी ताकत है कि जैसे ही बहन जी ने ये अपनी आवाज सोशल मीडिया पे, ये मोबाइल पे डाली केवल, और दूसरों को खबर लगी कि बहन जी बहुत नाराज हैं, बहन जी बहुत गुस्से में हैं, और उन्होंने चेतावनी दी कि भाई क्यों शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हो, मेरा समाज है, ये शांति प्रिय समाज है, लेकिन ये किसी की मक्कारी या किसी की जो है अन्याय भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अन्याय का मुकाबला करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के करेंगे, संविधान में रह करके करेंगे। हम कोई लाठी गोली नहीं चला रहे, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बात में इतना दम है कि हम अपनी बात को संविधान के और कानून के दायरे में रह करके ही मनवा सकते हैं। तो ये बहन जी की ही ताकत है। तो ऐसे लोग जो कह रहे थे कि बहन जी क्या कर रही हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बता दीजिए कि बहन जी का एक एक जो शब्द होता है वो एक इतना बड़ा संदेश देता है कि दूसरे लोगों की मुश्किल खड़ी हो जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं केवल एक बहन जी के जरा से ट्वीट करने से। तो ये माननीय बहन जी को ताकत कहाँ से मिलती है? ये हमारी जो बहन जी की जो ताकत है, ये आप लोग ही तो ताकत है। ये बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है हमारे बीच में, आज ये कोई ज्यादा बड़ी बैठक नहीं है, आज ये केवल एक तरीके से एक सेक्टर की बैठक है, और उस सेक्टर की बैठक में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और हर बिरादरी के आए हैं। तो जब इतनी छोटी सी बैठक में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, तो जो हमारे आयोजन करता है वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। जो डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार जी किधर हैं भाई? मैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। वो अपना एक बार सबके सामने चेहरा दिखा दें, किधर हैं? तो हमारे जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो व्यवस्था है वो भी बहुत शानदार है, तो उनको भी आज इस मौके पे मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूं कि ये जो हमारा आंदोलन है, ये बाबा साहब से पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने
इस आंदोलन को चलाया था। और छत्रपति साहू जी महाराज से पहले ये जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जो सैनी समाज से थे, पिछड़े समाज से थे, ये भाई डॉक्टर प्रवींद्र कुमार जी हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। आप लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करें। तो आज का ये जो मौका हम देख रहे हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज को जो गैर बराबरी का सामना करना पड़ा, जो लोगों को सताया गया, हजारों साल से इस समाज को सताया गया, और उस सताए हुए समाज की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश में महात्मा ज्योतिबा फूले जैसी शख्सियत ने जन्म लिया। और जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की बदौलत हमारे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। शिक्षा की लड़ाई लड़ी, पहली बार जो स्कूल खोलने का काम किया वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने काम किया। उसके बाद आते हैं छत्रपति साहू जी महाराज। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में अपने पूरे राज्य में, कोल्हापुर के वो राजा थे और वो भी पिछड़े वर्ग के थे। तो मैं पिछड़े वर्ग की बात क्यों कर रहा हूं कि आज हमारे बीच में ये केवल जाटवों की पार्टी नहीं है। हमारे जो साथी बैठे हैं दूसरी बिरादरी के काफी लोग हैं। ये केवल बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी है जो सर्व समाज की बात करती है। और खासतौर से पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनको जो सम्मान नहीं दिया गया था, दूसरी सरकारों ने सम्मान नहीं देने का काम किया था, उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने ज्योतिबा फूले को सम्मान दिया, छत्रपति साहू जी महाराज को सम्मान दिया। और इतना ही नहीं, जो संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रावधान किए गए थे, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई थी, तो बाबा साहब के समय पे जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कह के बहका दिया गया था कि भाई तुम जो अगर आरक्षण मिल गया तो तुम भी अछूत हो जाओगे, तुम अगर इनके साथ मिल गए तो तुम जो है ना अछूत हो जाओगे। इसलिए उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना था। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि आज नहीं तो कल लोग जागेंगे, लोग को जानकारी होगी, तब ये पता चलेगा कि आरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हालांकि ये हमारे अनिल बघेल साहब हैं, इनको ये बात बताएंगे, मैं तो केवल एक इशारा कर रहा हूं कि आर्टिकल 340 के तहत मंडल कमीशन इस सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, तो मंडल कमीशन बनाया गया था। मंडल कमीशन में यह प्रावधान था कि हमारे देश में जो पिछड़े वर्ग की आबादी है वो 52% की आबादी है। तो 52% की आबादी को यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा। आरक्षण देने के लिए, क्योंकि उनकी गरीबी हालत है, उनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलती, उनको भी कहीं शिक्षा में हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो इस हिस्सेदारी की लड़ाई को किसी ने नहीं लड़ा, और अगर लड़ाई की तो केवल और केवल हमारे मसीहा मान्यवर काशीराम साहब ने की। जब मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम दूसरे का हक नहीं मांग रहे, लेकिन हमारा जो हिस्सा है इस देश में, हमारा जो हिस्सा है, हम उसकी हिस्सेदारी जरूर लेके रहेंगे। और जब इतना बड़ा आंदोलन मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया, तो मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन से बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम हुआ। और यही वजह थी कि जब 1989 में जब हमारे 3 MP जीते और 13 MLA जीते, तो मान्यवर काशीराम साहब जो उस समय BP सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उनको जो अल्पमत की सरकार थी, उनके पास MPओं की कमी थी सरकार बनाने के लिए, तो उन्होंने समर्थन मांगा मान्यवर काशीराम साहब से। तो मान्यवर काशीराम साहब ने समर्थन देने के लिए शर्त रखी। शर्त ये रखी कि पहले तो मंडल कमीशन को लागू करना पड़ेगा, पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये थी कि जो उस समय एक आंदोलन चला रहे थे अडवाणी जी, एक रथ यात्रा कर रहे थे, देश में दंगे फसाद होने वाले थे, उन दंगों को रोकने का काम भी मान्यवर काशीराम साहब ने, ये भी उसमें शर्त थी। जब तीनों की तीनों शर्तें मान ली, BP सिंह की जो सरकार थी, तो BP सिंह की सरकार में तीनों की तीनों शर्तों को मान करके मान्यवर काशीराम साहब के जो तीनों अपने MP थे, उनका समर्थन दिया गया। और उस समर्थन की वजह से BP सिंह की सरकार उस समय चली, और मंडल कमीशन पहली बार 27% आरक्षण देने का काम ये मान्यवर काशीराम साहब की देन है। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए। आज हम लोग भूलते जा रहे हैं
जो आज हमारे जो पिछड़े वर्ग के, चाहे वो बघेल हैं, चाहे कुशवाहा हैं, चाहे नाई समाज है, चाहे वो यादव समाज है, चाहे वो लोधी समाज है, जो पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, अगर उनको आरक्षण देने का काम हुआ है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की ये देन है। इसके बाद जब हमारे मानवर साहब का जो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं बनी, 2 बार नहीं बनी, 3 बार नहीं बनी, बहन जी ने 4 बार इस प्रदेश की गद्दी संभाली है। और सबको मालूम है कि जब जब बहन जी का शासन हुआ है, आज सारे के सारी पार्टियां ये कहती हैं, सारे जो विपक्षी लोग हैं वो भी कहते हैं कि अगर राज चलाना कोई जानता है अच्छे से अच्छा तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती है। तो बहन कुमारी मायावती के शासन को आज याद कर रहे हैं। शासन में क्या होना चाहिए, शासन किस लिए किया जाता है? शासन में सबसे पहली जरूरत है कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुंडे माफिया कोई अपना जो हमारी जनता है उसको सताने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसी सरकार हमारी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला काम आदरणीय बहन जी के शासन में हुआ। और बहन जी जब शासन करती हैं, अभी हमारे आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी के शासन में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है, चारों ओर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। तो आदरणीय बहन जी ने जब एक बार कहा था कि भाई योगी जी आपको शासन चलाना नहीं आता, आपको यहाँ की व्यवस्था सुधारना नहीं आता, तो जहां से आप आए हो ना, गोरखपुर में मठ से निकल के आए हो, तुम जो है ना गोरखपुर में मठाधीश हो, तो गोरखपुर में जाकर के ही बैठ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है शासन चलाना। शासन चलाना अगर सीखना है तो बहन जी से सीखो। बहन जी के शासन में कोई चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी की भी जाति का हो, अगर उसने जुर्म किया है, अगर उसने अपराध किया है तो उसको जेलों की सलाख के पीछे जाना पड़ेगा। और यह बहन जी की ताकत थी कि उस समय एक तरफ तो राजा भैया को भी उन्होंने जेल भेजा था और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी का एमपी, अपनी जो कोई आपने सोच सकते हो कि कोई सरकार ऐसी है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के एमपी एमएलए को जेल में डाल दे, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा जुर्म किया हो। लेकिन धन्य हो माननीय बहन जी, धन्य हो हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कि जिन्होंने अपनी ही पार्टी के एमपी जो उमाकांत यादव, जो आजमगढ़ से सांसद थे, जब पुलिस ने कहा कि भाई इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और ये क्योंकि पार्टी के एमपी हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, हम इनको नहीं पकड़ सकते, तो ये बात जब बहन जी को पता चली तो आदरणीय बहन जी ने उमाकांत यादव को अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाया और वहां के एसएसपी को बुलवाया कि ले जाओ इसे पकड़ के थाने में जो जेल में डाल दो। तो ऐसा शासन, ऐसी हिम्मत किसी की है तो क्यों नहीं सुधरेगी शासन व्यवस्था? अच्छे अच्छे गुंडे मवाली अगर भाग जाते हैं या तो जेलों में डाले जाते हैं या फिर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे देश में भाग जाते हैं, तो ये काम केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। तो आज की जो जरूरत है, आज हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने जो आह्वान किया है 9 अक्टूबर के लिए, 9 अक्टूबर की जो रैली होने जा रही है, जो सबसे बड़ी रैली के लिए माननीय बहन जी ने आह्वान किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको आने वाली सरकार बनानी है, आने वाले समय में बहन जी को दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हो, तो पहले आप पूरी तरह से मुकम्मल इरादा कर लो, पूरी तैयारी कर लो कि पूरे पक्के हजारों की तादाद में या सिकंदराबाद क्षेत्र से और आसपास के क्षेत्र से आप लोगों को 9 अक्टूबर को बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो ट्रेन से जाएं, चाहे बस से जाएं, आप लोगों को लखनऊ माननीय कांशीराम साहब का जो स्मारक है वहां जाके पहुंचना है और माननीय बहन जी की रैली है, माननीय बहन जी उसको संबोधित करेंगी। आप लोगों का मैं ज्यादा समय न लेते हुए और मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से ये ठान लीजिए कि जब हम जो है कोई चीज के ठान लेते हैं, जब बहन जी ठान लेती हैं, बहन जी अगर इरादा कर लेती हैं, जैसे पहले बहन जी ने 2007 में इरादा किया था कि हमें सरकार बनानी है, इसी तरह से आज एक बार फिर बहन जी ने आह्वान कर दिया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बन के रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम,